हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर, नया वीडियो और नया लेक्चर। और चैप्टर क्या है? तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों में आवर्तिता। और इसमें मुख्य रूप से हमको किसके बारे में चर्चा करनी होगी? आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो आवर्त सारणी है तो निश्चित तौर पर कुछ तत्व, उनके परमाणु क्रमांक, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। 11वीं कक्षा में कितने तत्वों की जरूरत है, कितने तत्वों के परमाणु क्रमांक हमें पता होने चाहिए, कहां तक आवर्त सारणी याद होनी चाहिए, वो सारी बातें अभी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये नया चैप्टर है आवर्त सारणी। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, आवर्त सारणी के बारे में पता चलेगा, नई आवर्त सारणी ने क्या क्या चीजें हमको निकाल करके दी, पुरानी आवर्त सारणी में क्या क्या बातें थी, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत चर्चा टाइम टेबल की। जानते ही हो आप, ये रहा आपका सिलेबस जिसमें से आपको पढ़ना है। परमाणु संरचना के अंदर भी मैंने आपको चीजें बताई थी, आपको सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर मतलब कि तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों, इस चैप्टर के अंदर आपको ये बातें पढ़नी। देख लो, एक बार मैं साइड में हट जाता हूं, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो इसका जल्दी से, फोटो खींच लो। चलो, फोटो खींच लिया, चलो हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच लो। चलिए शुरू करें अब। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों शुरू करें। ये है आपका सिलेबस का पार्ट। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आधुनिक आवर्त नियम। क्या पढ़ना है? आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। ठीक है, इसके बारे में हमें अब चर्चा करनी है। चलो, तो ये रहा आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। अब देखो बच्चों, आपके सिलेबस में एक चीज आप देखो, इस चैप्टर के अंदर एक चीज देखो, वो सारे हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं, इतिहास, जिसको आप इतिहास बोलते हैं ना, इतिहास में क्या क्या पढ़ते हो आप। देखो ये सब कुछ गायब है। क्या क्या गायब है? देखो सिलेबस को देखो, इसमें आपका डोबराइनर गायब है, त्रिक नियम, डोबराइनर का त्रिक नियम गायब है, न्यूलैंड का अष्टक नियम गायब है ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसमें मेंडलीव बाबा भी गायब है। मेंडलीव बाबा इनकी आवर्त सारणी भी गायब है, ये भी नहीं है। रिफ्रेश, मतलब सीधा आपको क्या पढ़ना? आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, ये पढ़ना आपको। सीधा आपको ये पढ़ना है। हमें सीधा क्या पढ़ना है? आधुनिक आवर्त नियम और आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, ये सब पढ़ना हमको। क्लियर? चलो, तो अब बात करेंगे बच्चों आगे की। चलो अब देखो आगे की बात करेंगे, तो हम आएंगे आधुनिक आवर्त नियम पे। चलो, लेकिन आधुनिक आवर्त नियम पे आने से पहले, आधुनिक आवर्त नियम पे आने से पहले मुझे कुछ आपको इतिहास के बारे में बताना होगा। ठीक है, कुछ इतिहास के बारे में बताना होगा। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम बातें करते हैं बच्चों तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। सुनना है और समझना है। अब मैं समझाना चालू कर रहा हूं। चलो अब यहां ध्यान देना, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, आज से 200 साल पहले की बात है, जब एक युवराज हुआ। उस युवराज का नाम था डाल्टन। कौन था बच्चों? डाल्टन। ये सब सिलेबस में नहीं है, ये तो कहानी है। क्या है? कहानी। अभी कई लोग बोलेंगे सर नोट करने दो, नोट नहीं किया। नोट करना है तो नोट करते जाओ, लेकिन नोट्स का पार्ट नहीं है, समझा रहा हूं। अभी आधुनिक आवर्त नियम पे आने के पहले हमको क्या देखनी पड़ेगी? कहानी देखनी पड़ेगी। चलो, 200 साल पहले क्या हुआ? 200 साल पहले एक वैज्ञानिक था डाल्टन। इस डाल्टन ने क्या किया? 2 साल पहले मतलब कि ये 1800 के आसपास की बात है। मतलब 2 साल मतलब कि हाँ 2000 और 1800 के आसपास की, 1803 की बात है। डाल्टन वो पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु के बारे में चर्चा की। किसके बारे में चर्चा की?
परमाणु के बारे में चर्चा की। ठीक है, परमाणु के बारे में बताया, परमाणु होता क्या है, पदार्थ के अंदर जो छोटे 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 कण हैं उन्हें अविभाज्य कणों को उसने बोला, डाल्टन ने परमाणु बोला। फिर आगे विकास होता गया, केमिस्ट्री का विकास होता गया, फिर मूलभूत कणों की खोज हुई, परमाणु के अंदर के कणों की खोज हुई। कौन कौन से कण? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर और विकास हुआ तो नए नए तत्वों की खोज होने लगी, अलग अलग तत्व, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन। तो शुरुआत में सबसे पहले डाल्टन के बाद सबसे पहले वैज्ञानिक आए डोब्राइनर। डोब्राइनर कौन आए? डोब्राइनर। डोब्राइनर ने क्या किया? डोब्राइनर ने क्या किया कि उस वक्त जब डोब्राइनर थे, डाल्टन के समय की बात बता रहा हूं, उस वक्त जितने भी तत्व उपलब्ध थे इस पृथ्वी पर, उन तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास जो था, जो हमारे किताब के अंदर रिपोर्टेड है, हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, वो कौन था? डोब्राइनर। डोब्राइनर ने सबसे पहला प्रयास किया तत्वों को वर्गीकृत करने का। ठीक है, अब तत्वों को वर्गीकृत करने का, मान लो डोब्राइनर के वक्त 20 तत्व होंगे, तो 20 तत्वों को उसने वर्गीकृत करने का सबसे पहले प्रयास किया। तो सबसे पहला प्रयास जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हो सकता है डोब्राइनर के अलावा, हो सकता है डोब्राइनर के अलावा और भी वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन जिसके कार्य को थोड़ी बहुत सफलता मिली वो कौन थे? डोब्राइनर। उनका नाम जो था वो स्वर्णिम अक्षरों में किसमें लिखा गया? किताब में। तो ऐसा नहीं कि केवल डोब्राइनर, और भी कई आए। तो भैया 20-25 तत्व जो भी डाल्टन के टाइम में जो भी ज्ञात थे, उनको सबसे पहले वर्गीकृत करने का काम किया डोब्राइनर। उन्होंने त्रिक नियम बनाया। कौन सा नियम बनाया? त्रिक नियम। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? त्रिक नियम। अब वो त्रिक नियम क्या था? त्रिक नियम कुछ ऐसा था कि भाई 3-3 तत्वों के उन्होंने ग्रुप बना दिए और उन तत्वों को परमाणु भार के क्रम के आधार पर जमा दिया। पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार था उसका औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर। कहने का मतलब डोब्राइनर ने क्या किया? ऐसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे 3 तत्वों का यह ग्रुप बना दिया। और उसने क्या देखा कि पहला तत्व और तीसरा तत्व, इनके परमाणु भारों का जो भी औसत आया वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आया। यह कहना था डोब्राइनर का। सिलेबस में नहीं है, हमें ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सिलेबस में नहीं, बस समझा रहा हूं। हम यहां तक कैसे आए, आज की दुनिया में आधुनिक आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस आधुनिक आवर्त सारणी की उत्पत्ति का जो इतिहास है वो इतिहास चालू होता है डोब्राइनर से, जब केवल 20 या 25 तत्व ही इस ब्रह्मांड में, इस धरातल पे उपस्थित थे। जो भी 20-25 तत्व उस टाइम में थे उसको सबसे पहले डोब्राइनर ने त्रिक नियम द्वारा उसको समझाया, वर्गीकृत कर दिया। फिर डोब्राइनर के बाद में आए बच्चों न्यूलैंड। कौन आए बच्चों? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड जब तक आए तब तक इस धरातल पर 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। कितने तत्वों की? 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो न्यूलैंड ने क्या किया? इन 63 तत्वों को न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। न्यूलैंड का अष्टक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो फिर वर्गीकरण करने के दौरान डोब्राइनर के बाद आए न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने उस न्यूलैंड के वक्त में जो 63 तत्व प्राप्त थे ना, उपलब्ध थे, उनको सबसे पहले क्या किया? एक टेबल में व्यवस्थित करना चालू किया 63 तत्वों को। और किस आधार पर? किस आधार पर? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने जमाना चालू किया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जो भी पहला तत्व था और जो भी 8वां तत्व था वो गुणधर्मों में क्या थे? समान। जैसे होता है ना, ऐसे समझो, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो देखो, ये पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। जैसे संगीत के अंदर पहला लेटर और 8वां लेटर ये दोनों रिपीट होते हैं गुण धर्मों में, वापस से ये पुनरावृत्ति हो रही है ना, पहले के बाद में जो 8वां लेटर आ रहा है वो फिर से रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार से
न्यूलैंड ने जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया तो पहला तत्व और 8वां तत्व जो था वो गुण धर्मों में क्या था, समान था। ये किसने देखा, न्यूलैंड ने। तो उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। तो डोब्राइनर ने त्रिक का नियम दिया और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, जैसे सारे गामा पादा निशा में पहला लेटर और 8वां लेटर दोहरान हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, वैसे ही न्यूलैंड ने बोला कि पहला तत्व और 8वां तत्व जो होता है वो गुणधर्मों में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, गुणधर्मों में समान। ये कहना था न्यूलैंड का, अष्टक नियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। जब ये न्यूलैंड ने अपनी बात समाप्त कर दी तो अब न्यूलैंड के साथ दिक्कत क्या थी कि ये सारे गामा पाधा निशा वाली बात जो है वो 63 तत्वों के लिए तो लागू हो रही थी, जितने तत्व उस वक्त तक थे उनके लिए तो लागू हो रही थी, लेकिन बाद के तत्व जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई ये वाला नियम लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला नियम बाद में लागू नहीं हो पाया। तो न्यूलैंड का जो नियम था वो बाद में फेल हो गया। क्या हो गया, बाद में फेल। इसके बाद आते हैं भाई साहब मेंडलीव। कौन आते हैं बच्चों, मेंडलीव। कौन आते हैं, मेंडलीव। मेंडलीव वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यवस्थित तरीके का आवर्त सारणी का सबसे बड़ा स्वरूप दिया। और इन्होंने भी आधार क्या रखा, न्यूलैंड वाला। न्यूलैंड का कौन सा आधार, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को इन्होंने जमा दिया। तो मेंडलीव का कहना यह था कि जब भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले जो तत्व होंगे उनमें पुनरावृत्ति होगी। तो ये था मेंडलीव का कहना। ये भी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर चर्चा होती रहेगी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, देखो ये है आवर्त सारणी। ठीक है, ये आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में क्या किया, मेंडलीव ने तत्वों को, जैसे आवर्त सारणी जमी हुई ना, तो मेंडलीव ने क्या किया, पोटेशियम के बाद जैसे यहाँ कैल्शियम रखा हुआ है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया। जिसका परमाणु भार कम था उसको पहले, फिर उसके बाद ज्यादा परमाणु भार वाले को, फिर उसके बाद ज्यादा परमाणु भार वाले को, उसके बाद ज्यादा परमाणु भार वाले को, उसके बाद ज्यादा परमाणु। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता गया वैसे उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उसने जमाना चालू किया। किसने, मेंडलीव ने। किसने जमाना चालू किया, मेंडलीव ने। तो उसने क्या देखा कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो तत्व आता है वो पहले वाले तत्व के साथ में गुणों में क्या होता है, समानता प्रदर्शित करता है। तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात आने वाला तत्व पहले वाले तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। यह कहना था किसका, यह कहना था मेंडलीव का। किसका था, मेंडलीव का। अब हमें बात करनी, मेंडलीव की यहां तक बात थी। ठीक है, अब हमें बच्चों बात करनी आधुनिक आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है, यह था कि भैया मेंडलीव की आवर्त सारणी थी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। ठीक है, लेकिन बाद में देखा गया कि कई तत्व ऐसे थे जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद में भी उनमें गुणों में समानता या तो प्रदर्शित नहीं हो रही थी या फिर बीच बीच में परमाणु भार का जो बढ़ता हुआ क्रम था ना वो बीच बीच में टूट रहा था। मेंडलीव खुद बोलता है कि भैया परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखो, और कहीं ना कहीं बीच बीच में उसकी आवर्त सारणी में क्या था, परमाणु भार का जो बढ़ता हुआ क्रम जो था ना वो बिगड़ रहा था, टूट रहा था। मतलब कि मेंडलीव खुद अपनी आवर्त सारणी का विरोध कर रहा था। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए फिर कौन सी आती, आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी आती, आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसके बारे में हमें आज चर्चा करनी। और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सबसे पहले बताया था मोजले ने। किसने बताया था, मोजले ने। बोसले ने नहीं, मोजले ने। किसने बताया था, मोजले। मोजले, किसकी मोजले, किसी की भी मौज नहीं लेनी है, मोजले। ये कौन है, ये मोजले। कौन है, मोजले। मोजले आए 1913 में एक प्रयोग के साथ। किसके साथ आए, 1913 में एक प्रयोग के साथ। मोजले एक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक थे। ये 1913 में इन्होंने एक्सरे किरण पर प्रयोग किया। एक्सरे पर प्रयोग कर रहे थे, ये एक्सरे पर प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग तत्वों के साथ में एक्सरे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, एक्सरे किरण का जो प्रयोग होता है वो अलग अलग तत्वों के साथ किया। इन्होंने क्या देखा कि एक्सरे किरण की जो आवृत्ति थी
किसकी आवृत्ति? एक्सरे किरण की जो आवृत्ति थी वो उस तत्वों के परमाणु क्रमांक जो होते हैं उसके क्या होती है? इस तरह से समानुपाती। हाँ भैया, मोजले नहीं, मोजले ही बोल रहा हूं मैं। वो मोजले तो मैंने ऐसे ही बच्चों थोड़ा फन के लिए, मजाक मस्ती में, ठीक है? तो ठीक है, मजाक मस्ती में मैंने बोला वो, तो मैं फिर से समझाता हूं। इधर देखो, इधर देखो। तो मोजले ने क्या देखा? मोजले ने देखा कि जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता गया ना, वैसे वैसे उससे निकलने वाली एक्सरे की आवृत्ति भी बढ़ती गई। तो मोजले ने क्या प्रेक्षण देखा? एक्सरे पर प्रयोग किया। तो मोजले ने क्या देखा? जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता गया तो उनसे निकलने वाली एक्स किरण की आवृत्ति भी बढ़ती गई। और इसी प्रेक्षण के बाद मोजले को एक आइडिया मिला। क्या आइडिया मिला? कि आधुनिक आवर्त नियम में हमें क्या करना चाहिए? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाने की जगह हमको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाओगे तब जाकर के तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उन्होंने परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। उन्होंने क्या किया? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। तो मोजले ने सबसे पहले काम किया, मोजले ने दिया आधुनिक आवर्त सारणी का स्वरूप। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया, और यही है आधुनिक आवर्त सारणी का कथन। तो क्या किया भाई? मोजले ने सबसे पहले तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। तो देखा कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो भी तत्व आते हैं वो आपस में गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। एक्सरे बच्चों, एक्सरे मतलब कि एक्स किरण होती हैं। एक्स किरण मतलब कि आपने विद्युत चुंबकीय किरण पढ़ी है? विद्युत चुंबकीय किरण मैंने बताया आपको, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसी का एक प्रकार होता है एक्स किरण। तो आपने पढ़ा होगा ना एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण, फिर आपने पढ़ा होगा अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, है ना? आपने माइक्रोवेव पढ़ा होगा। वो सारी किरणें जो होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं? वो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। तो वो जितनी भी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं उनमें से एक होता है एक्स किरण। क्या होता है? एक्स किरण, एक्सरे। तो इस एक्सरे पर मोजले क्या कर रहे थे? मोजले अपना प्रयोग कर रहे थे, मौज नहीं ले रहे थे, वो मोजले जो थे वो अपना प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई पहले उन्होंने देखा, पहले हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन से निकलने वाली एक्स किरण देखी उन्होंने, उसकी आवृत्ति उन्होंने नोट कर ली। फिर मोजले ने क्या किया? उन्होंने हीलियम लिया, हीलियम के लिए उन्होंने निकलने वाली एक्स किरण की आवृत्ति देखी। फिर उन्होंने लिथियम ले लिया, लिथियम के लिए एक्स किरण की निकलने वाली आवृत्ति उन्होंने देखी। फिर उन्होंने लिथियम के बाद बेरिलियम ले लिया, बेरिलियम के लिए एक्स किरण की आवृत्ति जो निकल रही थी वो नोट की। ऐसे तत्वों को बदलते गए। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना, वैसे वैसे हटिए सर, हाँ मालिक हट गए, ये लो हट गए। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे उनसे निकलने वाली जो आवृत्ति है वो भी बढ़ती जाती है। मतलब कि जब ग्राफ बनाया तो आवृत्ति, ग्राफ कैसा आया देखो बताता हूं मैं आपको। जब ग्राफ बनाया उन्होंने तो यहां पे परमाणु क्रमांक Z मतलब परमाणु क्रमांक, और यहां उन्होंने रखा आवृत्ति। तो जैसे उन्होंने ग्राफ बनाया तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता गया वैसे वैसे उनसे निकलने वाली एक्स किरण की आवृत्ति भी इस तरह से बढ़ती जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं है, वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। किसके आवर्ती फलन है?
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं है, क्योंकि मेंडलीव ने क्या बोला था, मेंडलीव का कहना था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और इसको सिद्ध किसने किया, मोजले के ये प्रयोग ने। किसने सिद्ध किया, मोजले के ये प्रयोग ने। हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी एक बच्चे ने बोला है, बिल्कुल थैंक यू बच्चों। एक बच्चे ने बोला है सर ये 1911 है। हाँ वो बच्चों जल्दबाजी में मैंने 1913 कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही कर दिया मैंने, है ना, वो जल्दबाजी में मैंने 1913 कर दिया, आप इसको सही कर देना 1911, बिल्कुल थैंक यू सो मच। चलो तो ठीक है, इधर देखो, अब देखो तो ये मोजले के प्रयोग से पहले क्या पता था लोगों को कि तत्वों के जितने भी गुणधर्म हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन है। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया, किसने, मेंडलीव ने। क्यों, क्योंकि तब ये लगता था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन है। लेकिन जब मोजले ने एक्स किरण का प्रयोग किया तो उन्होंने क्या देखा कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एक्स किरण की आवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका मतलब तत्वों के जो गुणधर्म हैं, आवृत्ति हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया या तरंग संख्या, जो भी, वो सब किसके आवर्ती फलन है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। और यहीं से आता है आधुनिक आवर्त सारणी का कथन। क्या कथन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ये बोला गया कि जितने भी तत्वों के गुणधर्म होंगे वो सारे उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, ना कि परमाणु भार के। जबकि मेंडलीव ने क्या बोला था, परमाणु भार के आवर्ती फलन है। आधुनिक आवर्त सारणी से पहले जितने भी लोग आए, न्यूलैंड आया, मेंडलीव आया, उन्होंने क्या किया था कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया। लेकिन बाद में ये प्रयोग ये सिद्ध करता है कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में नहीं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाए तो उनके गुणधर्म जो होते हैं वो बढ़ने का काम करते हैं। तो तत्वों के जो गुणधर्म हैं, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, ये सारे जो भी हैं ये उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, ना कि परमाणु भार के। और यही कथन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का कथन। चलो तो कथन यहां पे हम लिखेंगे, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, मतलब कि गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के अनुसार बदलते हैं, ना कि परमाणु भार के अनुसार। क्लियर। आवर्ती फलन का मतलब ये होता है बच्चों की तत्वों के गुणधर्म जैसा भी बदलाव आएगा ना वो परमाणु क्रमांक के अनुसार आएगा। आवर्त देखो फलन क्या होता है, देखो ऐसे समझो, इधर सुनो, फलन समझते हो, फलन देखो जितने भी गणित के बच्चे हैं ना, जितने भी गणित के बच्चे हैं ना वो सब फलन का मतलब समझते हैं। मैंने बोला y अक्ष पे जो भी आपने लिखा वो x अक्ष का फलन है। इसका मतलब क्या है, फलन होना। x अक्ष पे अगर कोई चीज, फंक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा सर ये तो फंक्शन वाली बात है, फंक्शन तो हम गणित में पढ़ते हैं, गणित में एक चैप्टर आता है फंक्शन। आप ऐसे समझो, मैंने कहीं लिखा dy बटा dx, x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। क्या बोलते हो आप, y x का फंक्शन है। x में जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे y में जो बदलाव होगा इसको कथन के रूप में क्या बोलेंगे कि y जो है वो x का फलन है। क्या है बच्चों, y जो है वो x का फलन है। ऐसे समझो, यदि x अक्ष में परिवर्तन होगा तो y अक्ष में भी क्या होगा, परिवर्तन। चलो कोई बात नहीं, गणित नहीं आती है, कोई बात नहीं, गणित नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, गणित नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी वालों के लिए सुनो। देखो गणित नहीं आती है, कोई टेंशन नहीं। आप ऐसे समझो, फलन का मतलब ये होता है y अक्ष में जो भी आपने लिया है उसमें बदलाव करने के लिए x अक्ष में परिवर्तन जरूरी है।
तो एक्स अक्ष में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तन किसको परिवर्तित करेगा, वाई अक्ष को भी परिवर्तित करेगा। मतलब कि वाई अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होगा। तो इसका मतलब तत्वों के गुणधर्म जो हैं वो किसके परिवर्तित होने पर परिवर्तित होंगे, परमाणु क्रमांक के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होंगे। तो परमाणु क्रमांक का फलन, परमाणु क्रमांक का फलन मतलब कि परमाणु क्रमांक बदलेगा तो तत्वों के गुणधर्म बदलेंगे। मतलब कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बदलेगा एक्स अक्ष वाला परिमाप बदलेगा, वैसे वैसे वाई अक्ष वाला भी परिमाप बदलेगा। उसका फलन है, वाई अक्ष वाला उसका फलन है। इसमें परिमाप में बदलाव होगा तो इस परिमाप में भी क्या होगा, बदलाव होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो चलो अब आगे बढ़ते। तो इसका मतलब ये रहा वो कथन, ये रहा कथन। चलो ये रहा कथन, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो। अब बच्चों देखो, ये जितने भी तत्व हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी के हैं। किसके हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में इनको जमाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी बनाइए ये बच्चों। ये रही आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। हाँ, फल तो ट्री से प्राप्त होता है, तो वही तो बोला। अब बच्चा आप एक काम करो, आप फल को तोड़ते रहो, जहां से भी आपको फल मिल जाए वहां से तोड़ करके खा लेना, ठीक है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, आम आम आम, पपीता, ककड़ी, है ना, केला, तरबूज, जो भी फल आपको खाना है खा लो, ठीक है। और मेरी बात यहां सुनो, चलो ये है आधुनिक आवर्त सारणी। अब देखो देखो बच्चों, अब ये आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्व जमाए गए हैं ये तत्व किस आधार पर जमाए गए हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर। देखो, लिथियम से ज्यादा परमाणु क्रमांक है बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा परमाणु क्रमांक बोरोन, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। ये सब परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाए गए, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी किसका फलन है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम का फलन है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमा दो इनको। क्लियर? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। ये पूरी आधुनिक आवर्त सारणी। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी की हमको एक एक विशेषता देखनी है बच्चों। क्या देखनी है? एक एक विशेषता, एक एक करके सारी विशेषता। देखो बच्चों, इस आधुनिक आवर्त सारणी में देखो बच्चों, ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, ये जो ऊर्ध्वाधर खड़ी पंक्तियां, क्या बोलते हैं इसको? खड़ी पंक्तियां। क्या? खड़ी पंक्तियां। तो ये जो खड़ी पंक्तियां है ना बच्चों, इस खड़ी पंक्तियों को बोलते हैं बच्चों वर्ग। खड़ी पंक्तियों को वर्ग बोलते हैं। ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। कुल कितनी खड़ी पंक्तियां हैं? 18। कुल कितनी खड़ी पंक्तियां? 18। मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी के गुणधर्म की बात करें तो पहला गुणधर्म हो जाएगा, खड़ी पंक्तियों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और कुल वर्ग 18 है। चलो ये पहली विशेषता। चलो दूसरा क्या? देखो दूसरा क्या, इधर देखो, दूसरा इधर देखो, कितने आवर्त हैं? देखो कितनी क्षैतिज पंक्तियां। देखो ये पहली क्षैतिज पंक्ति, पहली क्षैतिज पंक्ति, ठीक है। ये पहली क्षैतिज पंक्ति, चलो मैं पेंसिल बदल देता हूं। ये पहली क्षैतिज पंक्ति, ये दूसरी क्षैतिज पंक्ति, ये तीसरी क्षैतिज पंक्ति, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितनी? 7 क्षैतिज पंक्तियां। तो अब यहां दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? 7 क्षैतिज पंक्तियां उपस्थित होती हैं जिन्हें
क्या बोलते हैं? आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है। चलो तीसरा बिंदु, चलो तीसरे बिंदु की बात करेंगे, ठीक है। चलो तीसरे बिंदु की बात करेंगे। चलो तीसरा बिंदु क्या है? देखो बच्चों, यहां पे ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, ये सारे वर्ग हैं। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज देखो, ये जो पहला है ना, पहला, ठीक है, छठा सातवां आवर्त है, छठे आवर्त में आता है, ये छठा आवर्त है, उसमें बीच में ये कहीं आता है, सातवें आवर्त में बीच में ये सातवां वाला आता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे आगे की, इधर देखना आप, ठीक है। यहां बच्चों जो पहला आवर्त है, उस पहले आवर्त में यह हाइड्रोजन भी रखा जाता है कई जगह पर। यहां पहले आवर्त में हाइड्रोजन भी रखा जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम कितने हैं? हाइड्रोजन, हीलियम। तो ये हाइड्रोजन पहले आवर्त में है और पहले आवर्त में कौन है? हीलियम। दो तत्व हैं। तो पहला जो आवर्त है, पहला आवर्त, इस पहले आवर्त में प्रथम आवर्त जो है, इसमें कुल दो तत्व हैं। कुल तत्व दो हैं। कौन कौन है बच्चों? एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। इसे क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। बहुत छोटा आवर्त है, अति लघु आवर्त। सबसे छोटा आवर्त कौन है? पहला, प्रथम। चलो अब बात करेंगे द्वितीय आवर्त की। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त की बात करें, देखो दूसरा और तीसरा। दूसरे में कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तत्व है। और तीसरे में देखो, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने? 8 तत्व। तो हम यहां लिखेंगे कुल तत्व कितने हैं दूसरे तीसरे में? 8 तत्व हैं, ठीक है। अब 8 तत्व हैं तो ये क्या कहलाता है? ये लघु आवर्त है। क्या कहलाता है बच्चों? लघु आवर्त। इसको बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं बच्चों? लघु आवर्त। चलो फिर तीसरे के बाद चौथा तथा पांचवा आवर्त। चौथा तथा पांचवा आवर्त। चलो चौथा और पांचवा देखते हैं। चौथा और पांचवा, देखो चौथे में कितने? देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चौथे के अंदर 18 तत्व हैं, 18। और पांचवे के अंदर भी 18 है। 18 मतलब कि बड़ा है, बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब चौथे और पांचवे में कुल तत्व हैं 18। इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं बच्चों? दीर्घ आवर्त। पांचवी बात छठे में आ जाओ। छठा ये रहा, देखो छठे में कितने? देखो छठे में कितने? देखो एलिमेंट्स याद करवाऊंगा, एलिमेंट्स भी मैं याद करवाऊंगा, वेट करो थोड़ा, ठीक है। अब ये आ गया छठा। देखो छठे में कितने? छठे में भी ये 18 तो ही, 18, ये पूरे 18, ठीक है। छठे में 18 है। 18 के बाद में ये छठे में 14 भी है। देखो यहां ये 14, ये भी छठे आवर्त में आता है। ये छठे में है, ये सातवें में, ठीक है। छठे आवर्त में होता है पूरा। छठे आवर्त में कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 प्लस यहां वाले 18, ये 18, ये 18 और ये नीचे वाले 14। 18 प्लस 14 कुल कितने हो गए? 18 प्लस 14 32 हो गए। कितने हो गए? 32। मतलब कि छठा आवर्त जो है उसमें कुल तत्व कितने हो गए? 32। इसको हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। बहुत बड़ा है ये, अति दीर्घ आवर्त। क्या है ये? अति दीर्घ आवर्त। कितने हो गया? अति दीर्घ आवर्त। 18 से भी ज्यादा, 32, अति दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? अति दीर्घ। और जब बच्चों मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, जब मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, देखो
मोजले ने जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी तब देखो, तब ये जो 7वां आवर्त है, 7वां, ये 7वां आवर्त जो था वो यहीं तक था, इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी। जब मोजले ने आवर्त सारणी बनाई थी तब इन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इस आवर्त को क्या बोला गया? अपूर्ण आवर्त। क्या बोला गया? अपूर्ण आवर्त। क्यों? क्योंकि यहां वाले जो तत्व हैं, ये वाले तत्व जो हैं मोजले के वक्त, मोजले के समय नहीं खोजे गए, और मोजले के समय ये तत्व नहीं थे, गायब थे, इसीलिए इस आवर्त को क्या बोलते हैं? अपूर्ण आवर्त। क्या बोलते हैं? अपूर्ण। तो ये जो 7वां आवर्त है, 7वें आवर्त को बोलते हैं बच्चों अपूर्ण आवर्त। इसको क्या बोला गया? अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त। ठीक है, बस कितने तत्व थे वो ध्यान नहीं रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे पूरे तत्व नहीं थे, बस अपूर्ण आवर्त बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां पे और क्या क्या, तो देखो बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां इस टेबल को देखो, इस पूरे टेबल को गौर कीजिए बच्चों। इस टेबल के अंदर ये जो पहला और दूसरा वर्ग है, खड़ी पंक्तियां, पहली और दूसरी खड़ी पंक्तियां, ये दोनों बच्चों कहलाती हैं एस ब्लॉक के तत्व। इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। इनको हम बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं बच्चों एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये दोनों खड़ी डंडियां जो दे रखी हैं वो एस ब्लॉक, पहला और दूसरा वर्ग। कौन सा? पहला, दूसरा। तो हम यहां पे लिखेंगे, अगले गुणधर्म में हम लिखेंगे बच्चों यहां पे, तो देखो ये तीसरा था, तीसरे के बाद हम लिखेंगे चौथा। चौथा हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट तथा सेकंड वर्ग। ये क्या कहलाता है बच्चों? एस ब्लॉक तत्व। क्या है ये? एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। एस ब्लॉक मतलब कि इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है, इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक कौन है? जिसमें इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में या एस उपकोष में जाता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में था? एस कक्षक में, इसीलिए एस ब्लॉक। मैंने कहीं बोला पी ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाएगा? पी में। मैंने कहीं बोला डी ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी कक्षक में। मैंने कहीं बोला एफ ब्लॉक, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ ब्लॉक में। चलो, तो फर्स्ट और सेकंड वर्ग मतलब कि एस ब्लॉक, इनको हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरी बात। देखो अब आते हैं तीन से। देखो पहला दूसरा वर्ग हो गया, अब पहले दूसरे के बाद आते हैं तीसरा से 12वां। ये 3 से 12 जो है ना बच्चों, ये येलो कलर में, पीले कलर में जो लिखा हुआ, मतलब पीले कलर के ये बीच में तत्व हैं, ये तीसरे से 12 तक वर्ग के जो तत्व हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व। किसके? डी ब्लॉक के। तो 3 से 12 वर्ग जो है, पांचवा बिंदु, थर्ड से वर्ग, इसे हम बोलते हैं बच्चों डी ब्लॉक के तत्व। किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखो एस ब्लॉक के तत्व का मतलब क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाए। डी ब्लॉक के तत्व क्या है? जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाए। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। एस ब्लॉक के तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एस कक्षक में। डी ब्लॉक के तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डी कक्षक में। पी ब्लॉक के तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पी कक्षक में। एफ ब्लॉक के तत्व अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एफ कक्षक। आसान है, जैसा नाम उसी में लास्ट वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो 13 से लेकर के 18, ये 13 से 18 तक है ना, ये 13 से 18 वर्ग, ये पूरा क्या कहलाता है? पी ब्लॉक। क्या कहलाता है बच्चों? पी ब्लॉक। 13 से 18 तक के जो तत्व हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। तो 13 से 18 वर्ग के तत्व बोले जाते हैं पी ब्लॉक।
13 से 18 वर्ग के तत्व, इनको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जाएगा। कहां जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन? पी कक्षक में, पी कक्षक में जाता है। ठीक है, चलो ये हो गए 13 से 18। आगे के और बिंदु क्या? तो आगे के कुछ और बिंदु क्या? इसमें दो और बातें हमको लिखनी है। क्या? वर्ग क्रमांक 18 जो है, वर्ग 18, ये रहा वर्ग 18। इस वर्ग 18 को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस वर्ग 18 को हम बोलते हैं अक्रिय गैसों का वर्ग। इसमें जितनी भी गैसें हैं सब क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। तो वर्ग 18 में अक्रिय गैसें उपस्थित हैं। कल जो हम गुणधर्म लिख रहे थे ना बच्चों, उन गुणधर्मों के आगे ही आपको ये लिखना है। कुछ 4-5 गुणधर्म लिखे थे आधुनिक आवर्त सारणी के, उसी के अंदर हमको ये लिखना है। चलो अगला बिंदु, अगला बिंदु, चलो और क्या? यहां पे आप नोट करो, ये और ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक के अंदर भी बच्चों दो आवर्त है। एफ ब्लॉक के अंदर एक तो होते हैं लेंथेनॉइड और एफ ब्लॉक में एक होते हैं एक्टिनॉइड। तो चलो अब हम बात करेंगे यहां पे एफ ब्लॉक जो कि थर्ड वर्ग में है, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला होता है लेंथेनॉइड और दूसरा होता है एक्टिनॉइड। कौन कहां होता है उसकी हम बात करेंगे। लेंथेनॉइड होते हैं बच्चों 6th आवर्त में, 6ठे आवर्त में, और एक्टिनॉइड होते हैं बच्चों 7th आवर्त में, 7वें आवर्त में। दोनों का ही वर्ग जो है वो तो है तीसरा, और दोनों के ही जो आवर्त हैं, लेंथेनॉइड का होता है 6ठा आवर्त और एक्टिनॉइड का होता है 7वां आवर्त। बच्चों एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं फिर से पहले वाली कुछ बातें याद दिला दूं पुराने दिनों की। जो स्टार्टिंग का 35 से 40 मिनट जो है वो हम पढ़ाई करेंगे, है ना। कुछ दिनों से आप इस बात को भूल जा रहे हो, मैं भी आपको बताना भूल गया तो आप भी भूल गए। मैं आपको ये वाली बात बताता नहीं हूं तो आप भूल जाते हो। स्टार्टिंग का 35 से 40 मिनट में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आप सुनते जाओ, ठीक है। ये मैं भी बताना भूल गया और आप तो भूल ही गए, मैं भूल जाऊंगा तो निश्चित तौर पर आप भूल जाओगे। तो 35 से 40 मिनट क्या होगी? केवल पढ़ाई, और 40 मिनट के बाद में बच्चों डाउट। अब इस 35-40 मिनट की पढ़ाई में अगर आप बीच बीच में बार बार अगर डाउट फेंकोगे ना चैट बॉक्स में जाकर के, मैंने डाउट नहीं देखना, मैं आपके डाउट देखूंगा ही नहीं इन 35-40 मिनट के अंदर। आप चाहे कितने भी डाउट लिख लो, आप अपना समय बर्बाद करोगे। तो अच्छा है ना कि पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा लो, नोट्स बनाओ, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, नोट्स बनाओ, लिखो, लिखने का काम करो। लिखने से चीजें याद होंगी। अपना समय इस बात में बर्बाद ना करो कि मुझे चैटिंग में कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। किसी को कुछ भी लिख रहे हो, मुझे कुछ सुनाने के लिए, मुझे कुछ बताने के लिए, सर ये वाली बात देख, मैं बार बार लाइव चैट में नहीं जाऊंगा, कमेंट नहीं देखूंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, 35-40 मिनट तक कोई कमेंट नहीं देखूंगा मैं। आप कितने भी मैसेज कर दो, तो यहाँ पे जितने भी मैसेज आएंगे ना इसके बीच में, वो सारे व्यर्थ हैं, ठीक है। चलो 40 मिनट के बाद में मैं आपके डाउट लूंगा, याद रखना 40 मिनट के बाद, ठीक है। चलो अभी क्या हुआ है, ठीक है, अभी 7:10 हो रही है, 7:40 पे आकर के मैं आपके डाउट देखूंगा, ठीक है। चलो चलो तो यहां पे हम थे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पे क्या है, लेंथेनॉइड में कुल कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। कितने हैं? 14 तत्व। एक्टिनॉइड में कुल कितने तत्व हैं? ये भी 14 तत्व हैं। इसका मतलब अगर कोई आपको बोल दे कि बताओ एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, तो 14 + 14 ये कितना हो गया? 28 तत्व। कितने हो गए? 28 तत्व। 28 तत्व होते हैं लेंथेनॉइड में, एफ ब्लॉक में। अब अगला प्रश्न आता है कि लेंथेनॉइड में तत्व कहां से कहां तक है। देखो
लेंथेनॉइड में होता है सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71। अब इन तत्वों को बोलना भी आना पड़ेगा, मतलब कि बोलना भी सीखना पड़ेगा। याद कैसे करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। स्टेबल को कैसे याद रखना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आवर्त सारणी को याद रखने का तरीका भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल डोंट वरी, निश्चिंत रहें। लेकिन अभी जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूं पूरा ध्यान दिल लगा करके, मन लगा करके पूरा। यहां देखो, आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी चीज में दिल लगाते हो तो आप पूरी मेहनत करते हो ना उसके पीछे। अभी दिल लगाओ सुनने में, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर दिल लगाओ और उसी के हिसाब से अपना काम करो। आवर्त सारणी कैसे याद करनी, कितना याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहें। चलो, तो लेंथेनॉइड के अंदर बच्चों होता है सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71। चलो, तो हम यहां लिखेंगे आवर्त सारणी में लेंथेनॉइड कहां से कहां है, तो लेंथेनॉइड होते हैं सीरियम 58। अब कई बच्चों को ये सीई क्या है वो बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं बच्चों सीरियम। सीरियम 58 से लेकर के LU 71 ल्यूटेशियम 71 तक, ठीक है। चलो, फिर आता है एक्टिनाइड, ठीक है, मतलब कि परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 31 तक। चलो, अब यहां पे क्या, ये आपका आता है थोरियम 90। देखो थोरियम 90, देखो यहां पे थोरियम 90, ये रहा थोरियम। थोरियम 90 से लेकर के लोरेंसियम 103, लोरेंसियम 103। लोरेंसियम क्या है, ये वैज्ञानिक के नाम पर चला है, ठीक है, कार्यक्रम, तो ये ध्यान रखना है। थोरियम 90 से लोरेंसियम 103 क्या बोलते हैं, तो ये भी बताता हूं, इसको हम बोलते हैं थोरियम, इसको हम बोलते हैं लोरेंसियम। क्या बोलते हैं, लोरेंसियम। तो ये पता होना चाहिए, लोरेंसियम मतलब थोरियम 90 से लोरेंसियम 103। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ और बात पता हो ना हो, ये आपको याद होना ही चाहिए जितना मैंने पढ़ाया है। लेंथेनॉइड किस में, छठे आवर्त में। एक्टिनॉइड किस में, सातवें आवर्त में। कितने तत्व, 14। कितने तत्व, एक्टिनॉइड में 14। यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, मेमोरी है, याददाश्त होनी चाहिए। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट कुछ लग रहा है क्या, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। लेंथेनॉइड में कितने होते हैं तत्व, 14, याद रखना है। कहां से कहां तक होते हैं, सीरियम 58 से 71, बस दैट्स इट, याद रखना है, आगे बढ़ जाओ। कुल कितने एफ ब्लॉक में है, 28। कौन से वर्ग में है एफ ब्लॉक, तीसरे वर्ग में। याद रखो, आगे बढ़ जाओ। चलो, अब बात करेंगे आगे की बच्चों, अब बात करेंगे आगे की, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे आगे की। देखो, ये बीच वाले जितने भी हैं बच्चों, ये कौन से हैं, डी ब्लॉक के तत्व। कौन से हैं, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं तो अभी मैं बताऊंगा, तो पहले हम लिख लेते हैं। तो अब अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु क्या है, तो डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व हैं, सारे नहीं, अधिकांश तत्व संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं, ठीक है। अब ये संक्रमण तत्व क्या है, तो संक्रमण तत्व की हमको देखनी होगी परिभाषा। क्या देखनी है, परिभाषा, ठीक है। चलो, अब देखो संक्रमण तत्व क्या होते हैं बच्चों, तो सुनना है। ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था और किसी ना किसी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर, या तो मूल अवस्था या फिर किसी ना किसी ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर उसके डी उपकोष में या डी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, इनकम्प्लीट हो, अपूर्ण हो। अभी समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो समझने के लिए यहां ध्यान लगाना पड़ेगा। पहले पूरी परिभाषा देखेंगे। चलो, पहले पूरी परिभाषा। ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था
तथा मूल अवस्था या, तथा नहीं या, मूल अवस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक या उपकोष बोल दो, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होते हैं। ये तो है इसकी परिभाषा। अब समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया क्या लिखा है, नहीं आया, चलो नहीं आया तो अब हमको देखना पड़ेगा उदाहरण। क्या देखना पड़ेगा उदाहरण। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया उदाहरण, चलो कोई बात नहीं। उदाहरण देखो, कोई भी एक डी ब्लॉक का तत्व, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मान लो वेनेडियम, ठीक है। अब देखो वेनेडियम, चलो उदाहरण, जैसे वेनेडियम का परमाणु क्रमांक है 23। क्या है? 23। अगर वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 23। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 23। चलो इसका विन्यास लिखते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। देखो 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 2 + 2 4, मैं सही लिख लेता हूँ, 2 + 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, आ गए पूरे 23 इलेक्ट्रॉन। चलो अब देखते हैं वेनेडियम को संक्रमण तत्व बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। चलो अब देखते, देखो क्या लिखा है, ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण। डी उपकोष में बच्चों अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी उपकोष पूर्ण कब कहलाता है? जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन की जगह 9 भी हुए, 8 भी हुए, 7 भी हुए, 5 भी हुए, 4 भी हुए, 3 भी हुए, 2 भी हुए, 1 भी हुए, कुछ भी हो, 10 के अलावा अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन होंगे डी उपकोष में, तो ये क्या कहलाएगा? अपूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाएगा। चलो तो यहां देखो, यहां डी के पास में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 3। पूर्ण कोश किसे कहते हैं? जब 10 इलेक्ट्रॉन हो। इसको हम बोलते हैं पूर्ण विन्यास। यदि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी इसको हम बोलेंगे पूर्ण। लेकिन अगर 10 की जगह अगर 8 भी हो गए, 9 भी हो गए, 7 भी हो गए, 6 भी हो गए, 5 भी हो गए, 10 के अलावा कुछ भी हो, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? अपूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपूर्ण। इसका मतलब वेनेडियम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें ये जो डी उपकोष के अंदर विन्यास है वो क्या है? अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां विन्यास लिखेंगे। विन्यास क्या हो? अपूर्ण हो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पे क्या है? अपूर्ण, क्योंकि ये 10 नहीं है। अगर 10 नहीं है तो ये कभी भी पूर्ण नहीं कहलाएगा। इसीलिए वेनेडियम क्या है? संक्रमण तत्व। क्या है? संक्रमण तत्व। वेनेडियम को संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेनेडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ ऐसा है कि इसके डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब कहलाएगा? जब डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 10 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तभी मैं पूर्ण विन्यास बोलूंगा। 10 की जगह कुछ भी हुआ, जैसे कि यहां पे कितना है? 3, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अपूर्ण है इसीलिए जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपूर्ण होगा ऐसे तत्वों को हम क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। चलो ये तो हो गई पहली बात। अब यहां पे 2 शब्द आ रहे हैं बच्चों। देखो, एक तो आता है मूल अवस्था।
क्या लिखा है? मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या है? और दूसरा हमको समझना है बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था। क्या समझना है? ऑक्सीकरण। मूल अवस्था का मतलब है, मूल अवस्था का मतलब है जब तत्व पर कोई आवेश ना हो, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। अभी देखो यहां वेनेडियम पर कोई भी आवेश नहीं है, वेनेडियम पर आवेश यहां कितना है? 0। अगर वेनेडियम पर 0 आवेश है तो ये कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। तो तत्व की मूल अवस्था में डी उपकोष में विन्यास क्या है? अपूर्ण है। इसीलिए वेनेडियम क्या है? संक्रमण तत्व। क्या है? संक्रमण तत्व। और ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कुछ आवेश होना चाहिए, कुछ आवेश होना चाहिए। अगर कुछ आवेश है तो ऑक्सीकरण अवस्था, मान लो वेनेडियम पे कुछ आवेश होता, +1 +2 +3 होता, तो मैं बोलता कि वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। लेकिन यहां वेनेडियम पे कोई आवेश नहीं है। ये कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है। मूल अवस्था में, वेनेडियम के मूल अवस्था में डी उपकोष क्या है? अपूर्ण, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए वेनेडियम क्या है? संक्रमण तत्व है। क्या है बच्चों? संक्रमण तत्व। अब देखते हैं आगे। चलो अब मुझे आप जवाब दोगे, अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। आपको मुझे बताना है Zn+2 क्या ये संक्रमण तत्व में आएगा? बताओ। Zn+2, चलो Zn+2 छोड़ो, पहले हम एक काम करते, Zn+2 नहीं, पहले हम एक काम करते, जिंक। चलो, क्या जिंक संक्रमण तत्व है? बताओ, क्या ये संक्रमण तत्व है? जल्दी जल्दी, क्या जिंक संक्रमण तत्व है? फटाफट फटाफट, क्या जिंक संक्रमण तत्व है? जल्दी फटाफट, क्या जिंक संक्रमण तत्व है? परिभाषा लागू होती है या नहीं? देखो, क्या जिंक संक्रमण तत्व है? चलो देखेंगे, शुरू करेंगे। अब इधर हटा दो, अब इधर देखो, जिंक के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, याद रखना है, जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। परमाणु क्रमांक है 30, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आदमी थे? 30 आदमी। कितने? 30 इलेक्ट्रॉन। चलो 30 इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है, फटाफट लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। वैसे मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ये होता है कि नहीं सर पूरा लिखो, हमें पूरा बताओ। चलो तुम्हारे लिए पूरा, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। क्या है? देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। कितना आ रहा है डी उपकोष में? कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होता है? पूर्ण विन्यास। मतलब कि यहां विन्यास पूर्ण है। चलो बल्ले बल्ले हो गई इसकी, पूर्ण विन्यास। बधाई हो भाई, पूर्ण विन्यास आ गया। अगर यहां पे पूर्ण विन्यास है तो इसको हम संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी मूल अवस्था, कौन सी अवस्था? मूल अवस्था। मूल अवस्था क्यों बोला? क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। ये जिंक की कौन सी है? मूल अवस्था। जिंक की मूल अवस्था में डी उपकोष क्या है? पूर्ण है, विन्यास पूर्ण है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर विन्यास पूर्ण हो तो ये संक्रमण तत्व नहीं है, इसे हम संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। ये संक्रमण तत्व नहीं है, सीधी सी बात। चलो अब एक काम करते, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में देखते। चलो, जिंक पे +2 आवेश, कितना? +2। अगर तत्व पर कुछ आवेश है, क्या लिखा है? देखो, अगर कुछ आवेश होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। चलो अब इसमें देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। चलो अब यहां देखते हैं
अब जिंक की इस ऑक्सीकरण अवस्था में देखते हैं क्या यहां पे डी का विन्यास पूर्ण है या नहीं है, ये देखते हैं। चलो देखो, जिंक के पास, इधर ध्यान देना, जिंक के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कुल 30 इलेक्ट्रॉन, कितना 30 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब जिंक पर +2 आवेश आएगा तो जब भी किसी पर प्लस में आवेश होगा तो प्लस में जितना आवेश होगा उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर प्लस में 1 आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर प्लस में 2 आवेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर प्लस में 3 आवेश है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पे प्लस में 2 आवेश है तो पहले था 30, अब 30 की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, मतलब कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन। अब विन्यास भरेंगे, अब विन्यास देखो, तो अब क्या होगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, देखो ये है, अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 जो है वो तो अंदर। अब देखो बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, अब देखो दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो आ गया। अब आपने बोला कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना, तो कहां से निकाले, 4s से निकाले या 3d से, जिसके लिए भी हटा दो। अब इधर देखो, मैं आपको बताता हूं, जिसके लिए भी n का मान ज्यादा हो, यहां n का मान है 4, n का मान कितना, 4, यहां पे n का मान है 3, जिसके लिए भी n का मान जितना ज्यादा होगा ना, जिसके लिए भी n का मान जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहीं से निकालने, क्योंकि वो सबसे बाहर वाला कोश। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे मान लो कहीं लड़ाई चल रही, ठीक है, कहीं लड़ाई चल रही, अब ऐसे समझो यहां पे कुछ, यहां पे ये सेनाएं खड़ी हैं, ठीक है, ये सेनाएं हैं, ये बहुत सारी सेनाएं, ठीक है, ऐसे समझो ये कोई पार्टी ए है और ऐसे समझो यहां पार्टी बी है, पार्टी बी, ये पार्टी बी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जब दोनों की लड़ाई होगी, लड़ाई, तो पहले कौन सी पंक्ति नष्ट हो जाएगी, जो सबसे आगे वाली पंक्ति है वही तो गायब होगी ना भाई। जब 2 टीम लड़ा रही है, एक मान लो यहां से योद्धा लड़ाने आ रहे हैं, यहां से सैनिक आ रहे हैं, यहां से नहीं, तो बेचारे नुकसान, पहले कौन मौत के घाट जाएगा, जो बेचारी पहली वाली। सैनिक हमेशा बलिदान होते, राजा तो पीछे से आता है, सैनिक आगे, तो आगे से सैनिक आ रहे इधर, सैनिक जो आगे वाली पंक्ति वो बलिदान कर जाएगी। तो ऐसा ही है, यहां पे सबसे बाहर कौन है पता है आपको, 3D और 4s में सबसे बाहर कौन है पता है, ये 4 वाला, 4 वाला सबसे बाहर है। मतलब कि ये तो नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा और ये चौथा, ये है इसका गढ़, किला है, महल है, महल के बाहर ये 4 पंक्तियां हैं। ये बाहर वाले जो सैनिक है ना, ये बाहर वाले सैनिक सबसे पहले कुर्बान होंगे, सबसे पहले कुर्बान। तो यहां सबसे बाहर वाला सैनिक कौन है, ये 4 कोश वाले, 4 कोश वाले 2 जो है वो सबसे बाहर के पहले कुर्बान होंगे। मतलब कि यहां के 2 इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, +2, यहां के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, मतलब कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो अब क्या बचेगा, अब यहां केवल 3d10 बचेगा। क्या बचेगा, केवल 3d10, क्योंकि 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s में 0, कितना रह गया, 3d10। अभी भी जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था में भी ये क्या है, ये पूर्ण विन्यास है। क्या है बच्चों, पूर्ण विन्यास। और अगर अभी भी ये पूर्ण है तो इसका मतलब जिंक कभी भी संक्रमण तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इसकी मूल अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण है, ना ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अपूर्ण है। कभी भी डी उपकोष अपूर्ण नहीं, इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं होता। कितने तत्व हैं ऐसे जो कि संक्रमण नहीं है, 3।
तीन। कौन कौन से तीन? देखो मैं बता देता हूं, ये तीनों, ये वाले सारे, यहां जो आने वाले जितने भी हैं, ये वाले जो हैं ये संक्रमण तत्व नहीं है। ये संक्रमण तत्व नहीं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये आपको 112 वाला तत्व, इसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या बोलते हैं वो अभी हम देखेंगे। ये वाले तत्व कभी भी संक्रमण तत्व नहीं होते, बाकी ये सारे संक्रमण है। ये सारे क्या हैं? संक्रमण, क्योंकि इन सभी में कभी ना कभी डी उपकोष में, चाहे मूल अवस्था बोलो चाहे ऑक्सीकरण अवस्था बोलो, कभी ना कभी यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी उपकोष में अपूर्ण रहता है। चलो यहां तक की बात स्पष्ट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। चलो ये हो गए इसके गुणधर्म। अब आते हैं यहां। अब बच्चों अगला टॉपिक है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो IUPAC ने क्या किया, जितने भी अंक है ना, जितने भी अंक दिख रहे हैं ना, देखो क्या लिखा है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC नाम। 100 से अधिक किसी का परमाणु क्रमांक, या मान लो किसी का 100 ही है, तो उसका नाम कैसे बोला जाए, क्या हो सकता है? तो देखो सभी अंकों को कुछ ना कुछ IUPAC ने नाम दे दिया। देखो 0 को नील बोल दिया, 1 को अन बोल दिया, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन बोल दिया, ठीक है। अब मान लो आपको उदाहरण दिया गया परमाणु क्रमांक 101, इसका नाम लिख करके बताओ, ठीक है, इसका नाम लिख करके बताओ। तो अब इसका नाम कैसे लिखना है? देखो यहां पे सबसे पहले क्या है? एक। तो देखो सबसे पहले एक के लिए क्या है? देखो एक के लिए क्या है? एक के लिए लिखा है अन। क्या लिखा है? अन। देखो एक के आगे क्या लिखा है? अन। ये अन लिखा हुआ है, अन लिखा है ना, तो मैं एक के लिए क्या लिखूंगा? यहाँ पे अन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अन, ठीक है। चलो फिर आ रहा है क्या? 0 0 0 0 0 0 का ये रहा 0। 0 के सामने क्या लिखा है? नील। क्या लिखा है? नील। तो मैं 0 की जगह में अंग्रेजी में क्या लिखूंगा? नील लिखूंगा। फिर से क्या आ रहा है? एक की जगह क्या? देखो एक की जगह क्या? अन। तो मैं यहां पे फिर से क्या लिखूंगा? अन लिखूंगा। ये लिखने के बाद में आपको अंत में चिपकाना है हमेशा इयम। हमेशा इयम, हमेशा ये उपसर्ग का काम करता है। उपसर्ग, शायद हिंदी में उपसर्ग ही बोलते हैं, पीछे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, मुझे नहीं ध्यान। सफिक्स बोलते हैं यार अंग्रेजी में, हिंदी में मुझे नहीं पता, इसका हिंदी में मुझे मतलब नहीं पता। पीछे जो लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं और आगे जो लगता है उसको प्रीफिक्स। अंग्रेजी वाला मुझे पता है, हिंदी वाला मुझे पता नहीं, माफ करना बच्चों उसके लिए। ये उपसर्ग है या प्रत्यय, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन हाँ अंग्रेजी में जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स। अंग्रेजी में पीछे जो लगता है उसको सफिक्स और आगे जो लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। चलो तो अब इसका नाम क्या हो गया? देखो यहां पे नाम हो गया अनिल, UNIUM, अनियम। आसान है ना? चलो अब इसका कोड क्या है? कोड देखो, कोड कैसे निकालेंगे? देखो अन का U, 0 का क्या? नील, नील का N और पीछे क्या है? अन। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे UNU। क्या बोलेंगे? UNU। चलो इसी तरह से दूसरा उदाहरण, मान लो 102 है। चलो 102 को कैसे लिखेंगे? देखो 102, एक को क्या लिखा है? एक को लिखते हैं अन, तो एक की जगह आ जाएगा अन। 0 की जगह, 0 क्या है? 0 को लिखते हैं नील, तो 0 को लिखते हैं नील। और 2 की जगह, 2 क्या? देखो 2 की जगह है बाई। क्या दे रखा? बाई। तो मैं लिखूंगा 2 की जगह में लिखूंगा यहाँ पे बाई और पीछे हमेशा सफिक्स। अब प्रत्यय है, उपसर्ग है, देख लेना। सफिक्स हमेशा जो लगता है, सफिक्स मतलब कि जो पीछे लगता है और प्रीफिक्स मतलब कि जो आगे लगता है। हमने यहाँ पे सफिक्स लगाया पीछे, है ना? तो इयम। अब देखो ये क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या हो गया?
नील बायम। और इसको इन शॉर्ट क्या लिखेंगे, देखो अन का यू, नील का एन और बाई का बी, तो ये हो जाएगा यू एन बी। क्या हो जाएगा, यू एन बी, ये हो जाएगा इसका नाम। अब जल्दी से मुझे आप एक एक नौ का नाम लिख करके बता दे फटाफट। चलो, परमाणु क्रमांक 119 को कैसे लिखेंगे, जल्दी लाइव चैट के अंदर मुझे जल्दी से बता दे। परमाणु क्रमांक 119 को क्या लिखेंगे, एक को क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं अन, तो एक की जगह मैंने लिख दिया अन। आगे भी क्या, एक, तो एक की जगह मैंने लिख दिया अन। देखो एक एक अन अन, और 9 की जगह क्या है, देखो 9 की जगह इन, क्या दे रखा इन, तो 9 की जगह आ जाएगा यहाँ पे इन। तो देखो एक की जगह अन, एक की जगह अन, 9 की जगह आ जाएगा इन, और पीछे आपको हमेशा क्या लगाना है, यम। मैं देख रहा हूं कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रत्यय बोलते हैं इसको, हिंदी में प्रत्यय यार, हाँ प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय। अगर उन बच्चों की बात को मैं सही मानूं तो ठीक है, अगर उन बच्चों की बात को मैं अगर सही मानूं तो उनका कहना है सर प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो माफी चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि ये मुझे पता नहीं था प्रत्यय, ठीक है। चलो, हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, देखो इसका नाम हो जाएगा इनियम। क्या हो जाएगा, इनियम। और इसका कोड क्या हो जाएगा, देखो बच्चों UUE, तो कोड हो जाएगा UUE। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहां से आगे हमको अब कुछ गुणधर्म पढ़ने, गुणधर्म, और वो गुणधर्म है क्या क्या, परमाणु त्रिज्या, दूसरा आयनन ऊर्जा, तीसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, और चौथा है बच्चों विद्युत ऋणता। ये चारों पढ़ने, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अगर आपको ये चारों समझ में आ गए, समझ लेना कि आपको केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 80% तक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, 80% तक केमिस्ट्री, क्योंकि 85% केमिस्ट्री जो है वो इन चार गुणधर्मों के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती है। ये चारों अगर गुणधर्म समझ में आ गए तो हमारा बेड़ा पार। और इन चारों गुणधर्मों को समझने के लिए हमें समझना होता है सबसे पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश को, प्रभावी नाभिकीय आवेश को। किसको समझना होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को, ठीक है। चलिए, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं बताता हूं, और बाकी जितना भी होगा अधिकांश भाग हम अगली क्लास में देखेंगे। चलो इधर ध्यान देना, इसको हम चिन्ह प्रदान करते हैं बच्चों, जेड इफेक्टिव, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड चिन्ह दिया है इसका, जेड एक चिन्ह होता है, वो इसको दे रखा है, ठीक है। अब क्या है, सब हम एक एक करके देखेंगे। देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या, वैसे तो ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जितने भी हैं चारों गुणधर्म, ये चारों गुणधर्म हैं, इनको समझने के लिए ये आना जरूरी है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ाया तो आपको चारों प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएंगे। चलो यहां ध्यान देना, देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या, देखो पूरा ध्यान, यहां ये होता है आपका परमाणु का नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ यहां क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। 3 कक्षा बना लेते हैं और इससे समझते हैं, ठीक है। यहां पे हैं इलेक्ट्रॉन भाई, यहां पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। और मान लेते हैं बाहर की कक्षा में बाहर केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन, अभी मान लिया माना है, ठीक है, माना है प्रभु, ठीक है ना, हाहाकार मत मचाना, मान लिया यहां बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 और 1, मतलब कि सोडियम का लिखा हमने, सोडियम का विन्यास लिखा है, किसका, सोडियम का, ठीक है। इसको समझना है, देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है
इस इलेक्ट्रॉन को ये धन आवेश क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यहां पे इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को ये धन आवेश क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब कि नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ आवेश लगने वाला है। जितना भी आवेश होगा, मान लेते हैं हम सोडियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम के अंदर यहां कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन। कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन। मतलब कि यहां नाभिक अपने अंदर से 11 प्रोटॉनों का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पर लगाना चाहता है। क्या करना चाहता है, 11 प्रोटॉन अपना आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगाना चाहता है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन यहां पे कुछ यमदूत बैठे हुए हैं। ये इनके पास क्या है, इनके पास में ऋणात्मक आवेश है। क्या है, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से आकर्षित होना चाहता है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और यहां वाले इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेगा, यहां वाला भी प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। मतलब कि नाभिक तो अंदर खींच रहा है और ये सारे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल रहे हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था 11 प्रोटॉन का नाभिकीय आवेश, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर धकेलेंगे। और जब बाहर धकेलेंगे तो इसका मतलब 11 प्रोटॉन का जो नाभिकीय आवेश है वो इस इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी रूप से पूरा नहीं लग पाएगा, 11 प्रोटॉन के बराबर नहीं लग पाएगा। सीधी सी बात है, अगर ये 11 प्रोटॉन इसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो बीच में कोई और आ गया। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा रहे हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो इसको बाहर भगा रहे हैं और ये प्रोटॉन इसको अंदर खींच रहा है। तो ये लगाना चाहता है 11 प्रोटॉन का नाभिकीय आवेश इस इलेक्ट्रॉन पर और इसको आकर्षित करना चाहता है, लेकिन इसका नाभिकीय आवेश उतना नहीं लग पाएगा, 11 प्रोटॉन वाला नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों प्रभावी नाभिकीय आवेश। कहने का मतलब इस बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगना चाहिए था 11 प्रोटॉन का। किसका लगना चाहिए था, 11 प्रोटॉन का आकर्षण बल इस पर लगना चाहिए था। लेकिन क्या लग पाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको बाहर धक्का लगा रहे हैं, ऐसे बाहर धक्का लगा रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। तो 11 प्रोटॉन का तो नहीं लग पाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कम, 11 प्रोटॉन से कम आकर्षण बल लग पाएगा। और 11 प्रोटॉन से जो कम आकर्षण बल लग रहा है ना, इसी को बच्चों बोलते हैं प्रभावी आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश। आज के लिए बच्चों इतना ही।